ओके, आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हम लोग किस चीज़ पे बात करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जब अपना MIS हम लोग देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हम लोग किस क्लाइंट को कितनी सर्विस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कहाँ हम लोग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। उस बारीकियों को हम लोग यहाँ पॉइंट आउट करेंगे और अपने बिजनेस को हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अपने ही एग्जिस्टिंग क्लाइंटों को ही हम लोग किस तरह से एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करके उनसे ही हम लोग किस तरह से अपना बिजनेस को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं और क्लाइंट को किस तरह से इंगेज कर सकते हैं और हम कैसे समझा सकते हैं कि उनका जो पोर्टफोलियो किस तरह से काम कर रहा है। वो सब चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो सॉफ्टवेयर में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहता है, बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहता है कि हम लोग किस तरह कितना बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे पास बिजनेस किस तरह से आ रहा है, किस तरह के क्लाइंट से आ रहा है, कौन से क्लाइंट इग्नोर हो रहे हैं, उन सब पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी होता है। एज ए मार्केटिंग हम लोग अपने MIS को सबसे पहले, जो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमारा इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो रहा है, ठीक है, और किस तरह के क्लाइंट हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका एयूएम क्या है। तो वो देखने के लिए ये हमारा बिजनेस एनालिसिस यहाँ पे टूल दे रखा है हमने, जो आपको हेल्प करता है अपने बिजनेस के बारे में MIS जनरेट करने के लिए। सबसे पहला हमारा होता है, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ अपना एयूएम रिपोर्ट। किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मेरा जो एयूएम है, किस तरह के क्लाइंट मेरे पास हैं, मेरे अपने क्लाइंट कितने हैं, मेरे RM कितने क्लाइंट लेके आ रहा है, मेरे सब ब्रोकर में अगर बिजनेस में जा रहा हूँ, अपने सब ब्रोकिंग करवा रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ कि वो बिजनेस ला के दें, उनके थ्रू मुझे कितना बिजनेस आ रहा है, किस तरह की फैमिली, किस तरह के इन्वेस्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कितना एयूएम हमारे पास आ रहा है, म्यूचुअल फंड शेयर्स वगैरह में किस तरह से हमारा आता है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास फंड वाइज, स्कीम वाइज नॉर्मली सब लोग जानते हैं, कैटेगरी वाइज कि मेरा जो एयूएम है किस कैटेगरी में कितना लगा हुआ है, और जायज सी बात है उसी कैटेगरी में पैसा लगा होगा जहां आपके इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे। तो यू कैन फाइंड आउट कि मेरा बिजनेस किस कैटेगरी में हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किस कैटेगरी में कम ध्यान दे रहे हैं, जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए, जहां पे लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए। जैसे बैंकिंग एंड PSU, कॉर्पोरेट, फ्लोटर, अलग अलग कैटेगरी, किस कैटेगरी में हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसमें भी किस पोर्शंस में। एक्चुअली वो तो डेप्थ है तो डेप्थ में ही आएगा, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डेप्थ में, इक्विटी में, हाइब्रिड में हमारा किस तरह का इन्वेस्टमेंट पोर्शनेट हमने किया हुआ है और कितना एलोकेशन किस कैटेगरी में दे रखा है। तो वहाँ हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह के एलोकेशन को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कितनी जरूरत है हमें। दूसरा, RM वाइज, किस RM से हमें कितना बिजनेस आ रहा है, कितना एयूएम किस RM के अंदर है, तो उस RM को हम लोग कितनी सर्विस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। सब ब्रोकर चैनल से हमारे पास बिजनेस आ रहा है, हम लोग सब ब्रोकर सोचते हैं हम सब ब्रोकर से काम करवा लें, बट सब ब्रोकर से काम करवाना भी हर किसी के बस का नहीं होता है। तो उस चैनल पे हम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, पता सब ब्रोकर जोड़ रहे हैं बट अपने बिजनेस पे ही ध्यान दे रहे हैं, सब ब्रोकर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी हमें यहाँ चेक करना जरूरी है कि हम लोग सब ब्रोकर से जो बिजनेस चला रहे हैं और किस कैटेगरी में सब ब्रोकर हमें बिजनेस ला के दे रहा है। कुछ सब ब्रोकर डेप्थ में ला के दे रहेंगे, कुछ इक्विटी में ला के दे रहे हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से एजुकेट करें कि वो जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से बिजनेस ला के हमको दे। सेकंड रिपोर्ट है हमारा ये जो कैश फ्लो। कैश फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में, क्योंकि हम लोग नया बिजनेस पे तो 100% हमारा फोकस रहता है कि भाई नया बिजनेस आया, नया बिजनेस हमारा 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का बिजनेस आ गया,
बट उस बिजनेस को आने में, बिजनेस तो आया हमारे पास, बट उसके पीछे ऐसा तो नहीं है हमने रिडम्पशन करवा दिया, स्विच आउट हो गया, हमारे पास से बिजनेस चला गया। तो यहाँ पे आप जो भी डेट लेते हो, ठीक है, उस डेट के हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी फिल्टर्स हैं, फंड स्कीम, आरएम, सब ब्रोकर, फैमिली वाइज, इन्वेस्टर वाइज, कि हमारे जो बिजनेस है। हेलो, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने नया बिजनेस कितना लाया, ठीक है, स्विच इन कितना कराया, स्विच आउट, रिडम्पशन कितना कराया, हमारा यहाँ पे टोटल नेट फंड में। आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि अपने आप को म्यूट कर लें। कर दो प्लीज। सर आप लोगों से रिक्वेस्टेड है, जिसका भी म्यूट है प्लीज। दीपेंद्र जी आप म्यूट कर दीजिए सबको। ठीक है, नहीं लोग ओके। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना होता है कि जो भी पीरियड, और दूसरा इसका देखने का दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग तो नॉर्मली देख लिया कि अरे यार इस 6 महीने में क्या बिजनेस आया, ठीक है, बट इसको एनालिसिस करने के लिए वी कैन टेक द आउटपुट कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में मैंने कितना बिजनेस किया था, किस कैटेगरी में किया था, इस साल मैं किस कैटेगरी में कर रहा हूँ, लास्ट ईयर क्या सिचुएशन थी, मैंने कितना मूव डेप्थ में किया था, कितने क्लाइंट मेरे पास, मेरा एयूम कितना निकला, एक्चुअली रिडम्पशन कितना हुआ, उसी पे फोकस करना होता है। हमारा रिडम्पशन कम से कम होना चाहिए। मेरे डेमो में तो 10,000 का रिडम्पशन बहुत अच्छा है बट हमें फोकस करना है कि हमारे पास आउट कम हो, इन ज्यादा हो। तो उस चीज को, डेटा हमारे पास है, इसको एनालिसिस करने का तरीका हम जानते हैं, बट वो एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि अभी दिवाली आ रही है। लास्ट ईयर दिवाली में किस तरह के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, वी कैन फाइंड आउट, एंड इस साल हमें किस तरह की अप्रोच करनी है, किस तरह के क्लाइंट को अप्रोच करनी है, वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फंड जो है आप फैमिली हेड वाइज या इन्वेस्टर वाइज भी निकाल सकते हैं। तो किस क्लाइंट ने इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया था, हम उन्हें दोबारा अप्रोच कर सकते हैं कि लास्ट ईयर किया है तो इस साल उनकी कंडीशन लास्ट ईयर से बेहतर ही होगी। देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है, हम लोगों का फोकस एसआईपी पे ज्यादा रहता है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट दे रखी है, एसआईपी माइनिंग। हाँ, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस होंगे कि कभी कभी डेटा यहाँ पे करेक्ट नहीं आता है, बिकॉज हम लोग भी डिपेंड है कैम्स कार्वी पे, और वो भी डिपेंड है बीएससी। आजकल सब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे ही डिपेंड है, तो एनएससी बीएससी का जो डेटा उनके पास जाता है वो डेटा शेयर होता है। हमारी कोशिश रहती है कि मंथ के शुरू में कम से कम सबको एग्जैक्ट रिपोर्ट मिले, वो हम लोग उसके लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने का। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली आपको 3 तरह से इंफॉर्मेशन शेयर करती है। फर्स्ट फॉर एसआईपी, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी। इसमें हम लोग निकाल सकते हैं हमारी करंट रनिंग जो एसआईपी चल रही है वो तो चल रही है, हमारे प्री मैच्योर कितनी एसआईपी टर्मिनेट हो गई, हमको एक रफ आइडिया आ जाता है, जिसके बेस पे हम लोग एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी की प्री मैच्योर बंद हुई है तो क्या उसने न्यू एसआईपी स्टार्ट की है कि नहीं की है। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत लोगों ने फेस किया, मेरे कई लोगों से बात हुई, लोग बताते थे कि लास्ट ईयर बहुत लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की कोरोना काल में। तो क्या हम उन लोगों को दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी पीरियड लेंगे उस पीरियड में कितनी एसआईपी, हम सपोज 20-21 ले लेते हैं, और उसमें कितनी एसआईपी हमारी सीज हुई है, उसको हम फोकस करके
अपनी टीम को लगा सकते हैं कि एक बार बात करें। जो भी सिचुएशन थी इस बार मेरे ख्याल से कुछ तो हमारी सिचुएशन ठीक हुई है कोरोना काल से। जो पेंडेमिक था, जो लोग घबराए थे लास्ट ईयर, इस साल थोड़ा ठीक है और मार्केट भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, करेक्शन आया है, तो हम लोग बात कर सकते हैं। एक्सपायर कितनी हो गई है, जितने लोगों की एसआईपी एक्सपायर हो गई है, क्या उन्होंने अपनी एसआईपी रिन्यू की है? हम इस चीज को यहाँ पर एनालिसिस करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और इसी से एसआईपी से ही जुड़ा हमने एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पर। मिसिंग एसआईपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। हम लोग अंदाज लगा लेते हैं, 4-5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, 20 क्लाइंट, 50 क्लाइंट को याद रख लेंगे, इनकी एसआईपी मिस हुई है, उनको बता देंगे, और मिस हो गई तो हो गई, उसमें क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, हमारा 2 महीना 3 महीना, हमने 6 महीने तक का रिकॉर्ड दिया हुआ है कि अगर किसी क्लाइंट की एसआईपी रनिंग है आज की डेट में, ठीक है, और उसकी कोई एसआईपी लास्ट 3 मंथ में मिस हुई है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ हेडिंग में आपको समझा देता हूँ कि स्कीम, फोलियो नंबर, इन्वेस्टर्स, उसकी एसआईपी कब स्टार्ट हुई, कब खत्म होगी, ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड उसका लास्ट ट्रांजैक्शन डेट, लास्ट एसआईपी कब कटी थी, कितने अमाउंट की थी, किस फ्रीक्वेंसी की। सपोज किसी क्लाइंट की एसआईपी चल रही है 2025 तक चलनी है, ठीक है, तो स्टार्ट डेट जब से स्टार्ट हुई एंड 2025 हो जाएगी। सपोज लास्ट ट्रांजैक्शन सितंबर में उसकी एसआईपी डिडक्ट हुई, ट्रांजैक्शंस लगा, तो हमारे सॉफ्टवेयर में हम यहाँ दिखाते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या थी, सितंबर में लगी, उसके बाद से उसका एसआईपी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो लास्ट ट्रांजैक्शन डेट सितंबर होगी। तो हमें यहाँ पे अंदाज आ जाएगा सितंबर के बाद अक्टूबर या अगस्त में लगी है, सितंबर की अक्टूबर में इसकी एसआईपी नहीं गई है, तो हम इससे बात कर सकते हैं कि आपकी 1 महीने की या 2 महीने की, या जब भी जो भी लास्ट हमारे पास आया है, कि आपकी एसआईपी मिस हुई है, मिस हो गई, उसको तो हम नहीं दोबारा ला सकते हैं, जो बैंक ने चार्ज काटने तो काट लिए। बट जो हमारा एम था कि एसआईपी का मतलब था कि हम लोग डिसिप्लिन में चलते रहे, हम लोग डिसिप्लिन में चलें और आपकी वेल्थ क्रिएट करें, तो उसके लिए अगर आप करना चाहें तो एडिशनल परचेज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो एडिशनल परचेज करवा के दोनों तरफ सेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्लाइंट भी खुश जाता है कि मेरे को बोला, बता के इन्वेस्टमेंट भी करवा दिया। क्योंकि कई क्लाइंट होते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मगर बिजी होते हैं, बात नहीं हो पाती है, तो चलो ठीक है अगले महीने एसआईपी कट जाएगी, बट जो गई उसको हम यहाँ पे रोटेट करवा सकते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। इसके बाद एयूम से रिलेटेड एक रिपोर्ट मेरी मिस हो गई थी यहाँ पर, अभी एसआईपी में ही रहता हूँ, यहाँ पे हमने एक एसआईपी बिजनेस रिपोर्ट दी है, ठीक है। এখানে কোথাও আছে, এখানে দেখ আমি ইউজ করেছি। हमारा जो भी बिजनेस पर्टिकुलर एसआईपी से आया है, हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ইউজ করেছি, এখন করছি না। Guys, please go on mute. रजिस्ट्रेशन डेट या स्टार्ट डेट यानी पहले एसआईपी जिस दिन लग गए, और रजिस्ट्रेशन डेट होती है कि आप भी जानते हो कि जब भी आप रजिस्टर करते हो कोई एसआईपी, तो रजिस्ट्रेशन होने में 3-4 दिन या 1 सप्ताह ले लेती है। तो दोनों डेट से हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, अमाउंट के बेस पे या काउंट के बेस पे, कि मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितनी एसआईपी करवाई, अमाउंट के बेस पे और काउंट के बेस पे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पीरियड हम यहाँ डालेंगे, उस पीरियड में हमारी कितनी एसआईपी यहाँ पे आई, रजिस्ट्रेशन डेट या स्टार्ट डेट, उसमें हम सपोज हमने यहाँ पे देखा, हमें 1 करोड़ की एसआईपी नजर आ गई, हमने भाई 50 लाख की एसआईपी करवा दी, बट काउंट भी हमने यहाँ चेक कर सकते हैं, वो 50 लाख मेरे को 5 एसआईपी में आया, 10 एसआईपी में आया, 100 एसआईपी में आया, 500 एसआईपी में आया। क्योंकि सपोज मैंने 5 लाख की एसआईपी की, हो सकता है कि वो 3 एसआईपी में भी आ जाए, और हो सकता है उसमें मेरे 100 एसआईपी लगी।
तो यहाँ पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनका माइंडसेट क्या है, कितने अमाउंट की एसआईपी वो लोग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यू कैन डिस्कस विथ योर क्लाइंट, क्योंकि आपके कई क्लाइंट मिलेंगे जो आपके जो एसआईपी 15,000 की, 20,000 की करते होंगे, कुछ 50,000 की करते होंगे, कुछ 3,000, 2,000, 5,000 की भी करते होंगे। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप जब क्लाइंट से डिस्कस कर रहे हैं तो पहले उसका वेटेड देख लें कि वो किस तरह की एसआईपी करता है। अगर 20-25 हजार की एसआईपी कर रहा है, आप उसको 4-5 हजार का प्लान समझाएंगे, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। जो क्लाइंट 3-4 हजार रुपए की एसआईपी डालता है, आप उसको 25,000 की एसआईपी समझाएंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो जब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम, अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो पहले हम यहाँ पे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जिस क्लाइंट से बात करने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो एसआईपी में बिलीव करता है, वो कितना करता है, दोनों आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड, कुछ होते हैं एसआईपी को छोड़ के एसटीपी पे ध्यान देते हैं। तो ये भी हमें माइंड में रखना है कि हम जा रहे हैं, क्लाइंट का पैसा है, वो फिर भी बोलेगा एसआईपी करनी है या एसटीपी करनी है। तो ये अगर हम लोग पहले से देख के चलें कि अगर हमें पर्टिकुलर XYZ से मिलने जाना है या उससे हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट एसआईपी में है या एसटीपी में है, किस तरह का क्लाइंट है, तो हम उससे बात कर सकते हैं कि भाई जिस तरह का आपका मार्केट है, लमसम डाल के एसटीपी कर सकते हैं या फिर वो अपने अकाउंट में रखे, वहां से एसआईपी करे। तो ये इस चीज को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके हम अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को हम लोग कि किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर एक रिपोर्ट एयूम वाली यहाँ पे दिख रही है, एयूम ग्रोथ रिपोर्ट। एयूम रिपोर्ट और एयूम ग्रोथ रिपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एयूम रिपोर्ट आपको दिखाता है कि आज आपका एयूम किस तरह से आपको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। और एयूम ग्रोथ आपको हेल्प करता है कि ये समझने में कि पर्टिकुलर पीरियड में मेरे किस कैटेगरी में एयूम का ग्रोथ हुआ था या किस सब ब्रोकर ने मेरे को एयूम बढ़ा के दिया था। हम यहाँ सपोज कोशिश करते हैं, - 2020 से अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर। नमस्ते जी भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर पहले से इन्वेस्टमेंट है तो चेक लाना। नहीं है इन्वेस्टमेंट कहीं पर? दीपेंद्र जी, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए ना तो please। एक फोटो और चेक। यहाँ पे मैं 2020 कर लेता हूँ। उसमें मेरा बिजनेस क्या आया था, किस तरह से मेरा एयूएम ग्रोथ हुआ, मैंने आरएम वाइज लिया, ये सब ब्रोकर वाइज। तो किस सब ब्रोकर का ओपनिंग बैलेंस क्या था, किसने, इन्होंने कोई बिजनेस दिया, ठीक है। वो तो अब मेरा डेटा तो कुछ नहीं है। तो इसमें परचेज किसने कितना परचेज किया, रिडम्पशन किया, वो सब चीज हम यहाँ देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे किस कैटेगरी में हमारा बिजनेस आया था उस पीरियड में, वो चेक कर सकते हैं। और फिर 2021 में मेरा बिजनेस किस तरह से आया, तो वो दोनों को हम एक्सेल में निकाल के कंपेयर कर सकते हैं कि किस सेक्टर में लोगों ने लास्ट ईयर पैसा डाला और इस साल किस सेक्टर में लोग पैसा डाल रहे हैं। दूसरा, मार्केट के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो यू कैन मेक द डिफरेंट अप्रोच फॉर द क्लाइंट कि इस सेगमेंट में, इस लास्ट ईयर मार्केट गिर रहा था तो हमने इस सेगमेंट में डाला, इस साल मार्केट करेक्शन नहीं प्रॉपर जा रहा है तो इस सेगमेंट में डाला, और अभी जो करेक्शन आ रहा है इस सिचुएशन में हम क्लाइंट का पैसा किस सेगमेंट में डलवाएं कि क्लाइंट सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये चीज हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंपल देखने में तो ओपनिंग बैलेंस, परचेज देख के उस पीरियड में हमने कितना एयूएम कमाया वो हमारे सामने है, बट इसको देखने का दूसरा तरीका हम इस तरह से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में किस तरह के क्लाइंट, किस तरह के इन्वेस्टर, किसने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्लाइंट वाइज भी है, ठीक है, इन्वेस्टर वाइज भी है, हम निकाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट, किसने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया, जिसने, जायज सी बात है वो इस साल इन्वेस्टमेंट करने में से घबराएगा नहीं मार्केट में जो करेक्शन आया 2 दिन में। जिसने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसमें से 10% ऐसे होंगे जो
लास्ट ईयर का बेनिफिट लेके देख के इस बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट जिन्होंने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया है, यानी सिचुएशन भी ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और ये जो दिवाली आ रही है यहाँ भी हमारा मार्केट करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे वो बेहिचक पैसा लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक हमने ये दे रखा है सिक्योरिटी एक्सपोजर। बहुत कम क्लाइंट होते हैं, बट कुछ होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा पैसा ऐसी स्क्रिप्ट में लगाए, वो पर्टिकुलर शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो या तो वो शेयर्स खरीद लें, या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं जहां पे एक्सपोजर ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज दिखा सकते हैं कि अगर किसी को पैसा लगाना है, सपोज ऐसे या सिंपल एग्जांपल इन्फोसिस सबको याद होता है, इन्फोसिस का मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इक्विटी नॉन इक्विटी दोनों ऑप्शंस हैं। सपोज मैं इक्विटी को लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास फंड वाइज फिल्टर है, फंड भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी स्कीम है। मेरे पास यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप सॉर्ट भी कर सकते हो, परसेंटेज वाइज आपको देखना है या अमाउंट वाइज देखना है कि किसमें ज्यादा कर रखा है किसमें कम कर रखा है, तो आप यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास किसी को SBI का शेयर्स खरीदना है, उसमें पैसा डालना चाह रहा है, तो आप ये दिखा सकते हो कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं अपने हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हो कि कौन सी स्क्रिप्ट में आप पैसा लगाएंगे कि आपको SBI का पोर्शंस आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। सपोज मैं कोटक फ्लेक्सी या HDFC टॉप 100 देखता हूँ, यहाँ पर इनका अपना AUM भी दिखाई दे रहा है फंड का, इसका 38,000 है, इसका 21 है, ठीक है। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेशियो सामने नजर आ रहा है 3.64, 6.33, और इतना अमाउंट SBI का इन्वेस्टेड है। तो इसके बेस पे हम लोग क्लाइंट को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर शेयर्स में पैसा लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी वो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। साथ में स्कीम पे क्लिक इस फैक्ट शीट भी दिखा सकते हैं कि और भी क्या क्या बेहतर चीजें इसमें मिल जाएंगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कि मेरे किस क्लाइंट के, ऐसे कितने क्लाइंट हैं जिनका इक्विटी में, या बोथ भी ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसका कितना इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। सपोज वी कुमार का इन्वेस्टमेंट मेरा ही में कैनरा में डाल रखा है, ठीक है। इसका इस फोलियो में इन्वेस्टमेंट 62,000 रुपीज है, इसमें 61 है। विनीत कुमार का 11 लाख रुपया डला हुआ है। इसमें से इनका SBI का एक्सपोजर कितना है, उसमें कितना पैसा डाल रखा है। तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अगर जैसे लास्ट ईयर IL&FS का हुआ था कि कोई स्क्रिप्ट आपको समझ में आता है कि अब ये डाउन जाने वाली है, तो उसमें अगर मेरे क्लाइंट का पैसा पड़ा हुआ है तो पहले मैं वहां से निकालूं। वो आप डिस्कस कर सकते हैं क्लाइंट से, और उसके समझा सकते हैं कि इस स्कीम में आपका इतना एक्सपोजर है, इसको हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। आप इसको एक्सेल में भी निकाल के अपने लिए एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आ रहा हूँ, ELSS प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट। जो लोग आप लोग टैक्स सेविंग में जो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं क्लाइंटों से, उसके लिए ये रिपोर्ट बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को कि हम लोग टैक्स सेविंग का बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ाएं और किस तरह से क्लाइंट की भी हेल्प करें कि उनका भी टैक्स सेविंग प्रॉपर हो। यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं कि जो भी क्लाइंट आपका है, अगर उसने लास्ट 3 ईयर में एक बार भी पैसा अगर किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में डाला है तो उसकी लिस्ट आपके पास आ जाती है। जैसे कि अमित किशोर का देख रहे हैं, 1920 में इन्होंने इतना पैसा टैक्स सेविंग स्कीम में डाला,
ठीक है। 2021 में इन्होंने थोड़ा सा कम पैसा डाला और 21-22 में अभी तक कोई पैसा नहीं डाला है। तो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि इसने पहले 1.27 डाला, फिर 21 डाला, तो इसने टैक्स सेविंग कहाँ की, हमसे की, कोई बात नहीं, बाहर से भी की, तो कहाँ की हमें मालूम होना चाहिए। और इस साल बिल्कुल टैक्स सेविंग में अभी तक पैसा नहीं डाला। फिर ऐसा ना हो कि इसका हम पोर्टफोलियो दे सकते हैं कि मार्च में आके इन्वेस्टमेंट करता है कि कैसे करते हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट, तो उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं कि वहां पे हड़बड़ी ना हो, तो यहाँ से SIP स्टार्ट करवा दें, या अभी से उसके दिमाग में डिस्कस करके रखें कि क्या करना है, इंश्योरेंस करना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, या लोन वगैरह ले रखा है, हाउस लोन वगैरह में मैनेज हो रहा है, किस तरह से मैनेज हो रहा है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंसेस हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, और इन सब क्लाइंटों का इन्वेस्टमेंट, उनसे रिलेशन एंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं। बातचीत होगी तो टैक्स सेवर में और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट निकल के आ सकता है। मेन यहाँ पे हम लोग ये टैक्स सेविंग में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं वो हम यहाँ पे निकाल के दिखा सकते हैं, क्लाइंटों से बात कर सकते हैं कि जो लोग टैक्स सेविंग डाल, जैसे इन्होंने 55,000 19-20 में डाला, 20-21 में डाला ही नहीं। अब क्यों नहीं डाला ये तो आप, या तो आपसे डिस्कस किया, बात अलग है, पर ये आपको फाइंड आउट करना है। और इस साल भी वो क्यों नहीं डाला अभी तक, या डाल सकता है, हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ एक ऑप्शन यहाँ पर है इनएक्टिव क्लाइंट्स। जैसे कि सभी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि रोज हमारे पास नए क्लाइंट जुड़े, ठीक है। नए क्लाइंट तो हमारे पास जुड़ते हैं, वो याद भी रहते हैं, बट पुराने जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। कई क्लाइंट आते हैं जो एक बार में 2 लाख 5 लाख डाल के छोड़ के बैठ जाते हैं। तो हमको ये चीज निकालना, जो भी पीरियड हम यहाँ डालेंगे, हमें ऐसे क्लाइंट यहाँ पे निकालने हैं जो एम है या नहीं है, जीरो क्लाइंट भी होंगे कई, या एम भी पड़ा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे क्लाइंट कौन कौन से हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, जो भी पीरियड आप ले रहे हो, उसमें उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया। अब ट्रांजैक्शन क्यों नहीं किया वो तो रीजन आप निकालोगे, बट हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि ऐसे कितने क्लाइंट हैं जो विद एओ मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनका इतना पैसा पड़ा हुआ है, उन्होंने लास्ट ईयर भी नहीं निकाला, इस साल भी नहीं निकाला, कोई एक्शन भी नहीं लिया, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट किया है। तो या तो इन क्लाइंटों के ऊपर इतने पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों रुपए उसका पड़ा हुआ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि वो क्या कर सकता है, और भी पैसा दे सकता है ना। जब किसी क्लाइंट के लिए 8-10 लाख 20 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं रख रहा है, पड़ा हुआ है, बात भी नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको पोर्टफोलियो को डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि 1 साल से उसने इस पैसे को नहीं पूछा, पैंडेमिक भी आया उसमें भी नहीं निकाला, तो जो दूसरा पैसा वो लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, या अपने घर की जरूरतें कहाँ से पूरी कर रहा है, कहीं ना कहीं अदर सोर्स होंगे, या फिर कहीं और से कहीं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो वहां पे हम लोग डिस्कस करके कि हम लोग क्या सर्विस कर रहे हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग उसके पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कहाँ उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो हम लोग क्लाइंट से डिस्कस करें। तो मेरे ख्याल से तो ये आपको बिजनेस ग्रोथ में ही हेल्प करेगा। अगर क्लाइंट की प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उसको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। सेम यहाँ पे अपने को जीरो क्लाइंट भी मिल जाते हैं। ऐसे कितने क्लाइंट है जिनका जीरो एयूएम है, तो उनको भी हम लोग लीड, क्योंकि कभी ना कभी इन लोगों ने हमसे बात की है, हमारे बारे में समझते हैं, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्रांसफर हो गया या हमारी सर्विस पसंद नहीं आई, जो भी चीज़ है, जो भी फीडबैक मिलेगा, हम अपने आप को वहाँ पे सुधार ही सकते हैं, हमको बेनिफिट ही होना है। और अगर बिजनेस आ गया तो सोने पे सुहागा। तो इस रिपोर्ट को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मेरे ऐसे कितने क्लाइंट है जिन्होंने 1 साल में नहीं किया, ऐसे कितने क्लाइंट है जिन्होंने 2 साल में नहीं किया, ऐसे कितने क्लाइंट है जिन्होंने 3 साल में मेरे साथ कोई बिजनेस नहीं किया। तो हर तरह की कैटेगरी बना के हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएंस इन एलोकेशंस एक रिपोर्ट हमने दे रखी है। कभी कभी कुछ क्लाइंट से हम लोग बात करते समय
एक चीज मेंशन करवा लेते हैं कि कितना उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं और बताते हैं कि आपका 50% या 60% इक्विटी, 40% डेट होना चाहिए। ठीक है, वो चीज हम लोग अपने क्लाइंट मास्टर में जाके सेट कर सकते हैं कि हर क्लाइंट का डेप्ट एलोकेशंस वगैरह हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट को आप मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चंस चैट में पूछ रहे थे कि रेफर बाय किसने किया, तो हम यहाँ रेफर बाय भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने टारगेट एलोकेशंस का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर किसी क्लाइंट का आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप डिसाइड करते हो कि इसका 70% इक्विटी में और 30% डेप्ट में होना चाहिए, तो ये यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। और इसी का इम्पैक्ट जो है, जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा था, वेरिएंस इन एलोकेशंस, यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम 50-50 डाल देते हैं, मगर जैसे मैंने इसका चेंज किया था 70-30, तो यहाँ पे आ गया कि टोटल 100% डेप्ट में इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में -70% एक्सेस, यानी कि 70 यहाँ पे हमें जरूरत है डालने का। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इस क्लाइंट का, या तो डेप्ट टू इक्विटी हम इतना पैसा मूव कर दें, स्विच मारें, या फिर इक्विटी में इनसे इतना इन्वेस्टमेंट करवाएं। तो ये दो ऑप्शंस जब हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, जब हम ये देखते हैं कि उसका किस तरह से होना चाहिए, देन वी कैन डिस्कस, और अगर जरूरत पड़ती है तो दोबारा से उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करके हम लोग इस रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर साल हर क्लाइंट का एक ही कंडीशंस बनी रहे, उसकी कंडीशंस, इनकम, सब पे असर हर साल पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे एक हमने एक ये रिपोर्ट दी है, रिडम्पशन सिमुलेटर। रिडम्पशन सिमुलेटर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे कि लास्ट ईयर भी काफी पेंडेमिक आया, अभी भी आ रहा है, अभी भी जो आपके कई क्लाइंट होंगे अभी घबरा के मार्केट गिर रहा है, रिडम्पशन मारो, स्विच करो, बहुत से कॉल आ रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर हम लोग जो भी हम क्लाइंट को डिस्कस समझाते हैं, उसको बताते हैं कि पोर्टफोलियो में ये करेक्शंस क्यों आ रहा है, इस करेक्शन का कैसे बेनिफिट लिया जाए, वैसा करके हम उसे बताते हैं। बट क्लाइंट नहीं मांगता, अपना रिडम्पशन मान लेता है। तो ऐसे क्लाइंटों को हम ये रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि आपने जो मनोज भाई सेविंग स्टार्ट नहीं किया आपने, मार्केट का फायदा नहीं ले रहे हो, गजब के रिटर्न बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि आपने जो रिडम्पशंस किया, ठीक है, आपने जो भी रिडम्पशन किया, ठीक है, उस कितने यूनिट सोल्ड किया आपने, सोल्ड करने के बाद आपने कितना गेन किया, कितना XIR कमाया। ठीक है, अगर आप इसको सोल्ड नहीं करते तो आपके पास आज उसकी वैल्यू इतनी होती, ठीक है, इतना गेन होता, इतना XIR निकल के आता, यानी कि आज के डेट में जो अब मेरे पास जो एग्जांपल है उसमें डबल XIR हो जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आप क्लाइंट को दिखाएंगे तो काफी हद तक उनको चीजें समझ में आएगी और उस चीज को वो समझ सकते हैं कि आप जो मुझे गाइड कर रहे हैं उसका कितना बेनिफिट है। यहाँ पे एक और रिपोर्ट हमने दी है, चेंज ऑफ ब्रोकर। इसमें क्या होता है कि एक बार आप ही फोन में पूछ लीजिए ना, हम बोला आपका पेपर हमारे यहाँ से आजकल चेंज ऑफ, अभी तो मैं कम देख रहा हूँ, बट पहले बीच में बहुत होता था चेंज ऑफ ब्रोकर का सिस्टम। हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि
चेंज ऑफ ब्रोकर जो हमारे पास हैं, हमारे पास कितने ट्रांजैक्शन आए चेंज ऑफ ब्रोकर होके, या हमारे पास से आना तो चेक करना ही है, बट हमारे यहाँ से कितने लोग निकल गए उनको भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना जरूरी है कि कितने चेंज ऑफ ब्रोकर होके हमारे पास से गए, क्यों गए। जो चले गए वो आएंगे नहीं आएंगे गारंटी नहीं है, बट हम लोग डिस्कस करके ये एक बार ले सकते हैं कि अब वो हमारे पास से गए क्यों। सर्विस का इश्यू था, किसी ने गलत बोला, या फिर उनको सोल्यूशन हम लोग उनका रिस्क प्रोफाइल हम लोग नहीं समझ पाए। तो कई चीजें होती हैं, उसको हम एनालिसिस करके यहाँ पर हम लोग बातें कर सकते हैं। तो यहाँ आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था कि हम लोग अपने बिजनेस को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, क्या रिपोर्ट्स ले सकते हैं, वो चीजें अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि चीजें कुछ समझ में आई भी होंगी। इस टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ अतुल संदीप जी ने बोला है कि कैन यू रिपीट इट अगेन, किस ऑप्शन की बात कर रहे हो आप? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। माइनिंग का थोड़ा देव साहब, हाँ, SIP माइनिंग को थोड़ा एक बार रिपीट करेगा तो अच्छा होगा। SIP माइनिंग को ठीक, एक मिनट कर देता हूं। ये जो SIP माइनिंग है, ये इसमें आपके पास ये 5-6 ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप करंट SIP माइनिंग में SIP, STP, SWP तीनों का हम यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसमें करंट रनिंग, फोर्थ कमिंग तो कॉमन है, हर कोई जानता है इसके बारे में, बट जो हमको देखने की जो चीजें जरूरत पड़ती है वो प्री मैच्योर टर्मिनेट कि ऐसी कौन सी SIPs हैं जो प्री मैच्योर टर्मिनेट हो गई हैं। हमें उसको पकड़ना होता है कि किस क्लाइंट की प्री मैच्योर टर्मिनेट हुई है, यानी कि उसने बंद करवाई है 100%, तो क्या उसने दोबारा SIP चालू की है कि नहीं की है, हम इस पे क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। मेच्योर होने वाली है वो तो रिन्यू करानी है, जो एक्सपायर हो गई हैं, तो जो एक्सपायर हो गए हैं यानी कि उसका कैश फ्लो है उतने का, तो दोबारा उसने SIP स्टार्ट की है कि नहीं की है, वो सब चीजें हमें यहाँ पे एनालिसिस करके हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं और क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। PMS के बारे में पूछ रहे हैं। PMS का जब हम लोग टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे उसमें डेफिनेटली उसके बारे में पूरा बताएंगे। हेलो हाँ बताइए। हाँ, मुझे एक चीज पूछना था कि जो ALSS का आपने डेटा बताया ना, तो उसमें जैसे कोई रिडम्पशन हो गया रहेगा या फिर मुझे वही दिखेगा कि जो एग्जिस्टिंग है वो? नहीं, ऐसा ALSS की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इन्वेस्टमेंट के बेस पर है, और 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा डेफिनेटली वो रिडम्पशन नहीं हुआ होगा। हाँ वो तो है, पर उससे पहले का मतलब काफी सारा डेटा हम लोग का कैसा है कि जो पुराना भी है उन्होंने स्टिल रखा है, तो मुझे अगर वैसा डेटा निकालना है तो वो आप AUM रिपोर्ट में जाके होल्डिंग निकाल सकते हो, वहां पे ही मिलेगा। हाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। हाँ। ठीक है ना। वो ये जो रिपोर्ट ALS प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट जो दी है कि हमने ALS इसलिए हमने 3 साल का ही लिया है, लेने को हम बड़ा भी ले सकते थे बट 3 साल का लिया है क्योंकि 3 साल का पैसा निकला नहीं होगा, और लास्ट 3 ईयर में जिसने पैसा डाला है उससे हम आगे बिजनेस, 1 साल भी पैसा अगर 3 साल में डाला है और इस साल नहीं डाला है तो हम उससे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। या पिछले साल उसने 1.5 लाख रुपया डाला, इस साल उसने 20-25 हजार ही डाले, तो क्यों इतना कम डाला? पर 1.5 लाख AUM हमारा रिपोर्ट बिजनेस में होना चाहिए कैसे ना, रहेगा? जो उसके लिए वो लॉक इन में रिपोर्ट रहेगा वो का भी मैं समझा दिखेगा रहा ना? था। पर क्या चीज? AUM रिपोर्ट्स में जो लॉक इन रहेगा ना वो भी दिखेगा ना, सब दिखेगा ना? हाँ AUM में तो पूरा दिखाई पर देगा। मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जो विदाउट लाइक आउट ऑफ लॉक इन हुआ वो है वो भी। क्लाइंट के अंदर रिपोर्ट में जाके अनरियलाइज्ड गेन में आप देख सकते हो। नहीं मतलब पूरा सब क्लाइंट्स का नहीं दिखेगा ना, इंडिविजुअल क्लाइंट्स का नहीं चेक वो एक करना साथ नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखेगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। हाँ ओके। अच्छा,
इसमें एक चीज और रिपोर्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इन्होंने याद दिलाया। हेलो हाँ बोलिए मैम। हेलो सर, जो एयूएम ग्रोथ वाला रिपोर्ट है ना, हम्म, तो उसमें स्टार्टिंग एयूएम है, बाद में परचेस, तो उसमें इनिशियल परचेस वाला अमाउंट रहता है कि एयूएम वाला अमाउंट है एयूएम ग्रोथ में नहीं नहीं, रिपोर्ट एएम ग्रोथ देख रहे हैं ना वहाँ पे, उस रिपोर्ट का हाँ पर्पस एयूएम समझिए, वो एएम ग्रोथ है। तो जहां से भी हम देख रहे हैं वहां पे उसके ओपनिंग बैलेंस क्या था वो हम दिखा रहे हैं। ओके तो हम ग्रोथ देखेंगे तो भाई इस साल की ग्रोथ देखेंगे तो 31 मार्च को क्या था वहां से हम लोग आगे देखेंगे ना। ओके, तो उस हिसाब से वो एएम ग्रोथ रिपोर्ट है। मींस वहाँ पर एयूएम ही है ना, मुझे लगा कि परचेस नहीं, परचेस परचेस अमाउंट अमाउंट नहीं नहीं है, है वहां ना, का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस। ओके और हेलो हेलो हाँ गुप्ता जी बताइए। दीपेंद्र जी, ये जो आपने ईएलएसएस वाली रिपोर्ट बताई है ना, हाँ इसमें ना मैंने अभी अभी इसको बाय किया है। बिल्कुल बताइए। तो मैंने इनको बोला भी था कि ये जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हो, सपोज मेरा एक क्लाइंट है जिसने 1,50,000 डाला पिछले साल, इस साल मैंने उसको, मेरी कोशिश क्या रहती है कि मैंने उसको एसआईपी में कन्वर्ट कर दिया ताकि हर साल की टेंशन खत्म हो जाए। बिल्कुल। अगले से पूछा कि आपने हर साल डालना है, उसने बोला डाला, तो मैंने उनको बोला कि आप एसआईपी करा लो, ऐसा करो 12,500 रुपए की मंथली एसआईपी करा लो। अब मेरे को वही वाली रिपोर्ट देखनी है जो वन टाइम पैसा डाल रहा है, क्योंकि ट्रैक तो जिसकी मैंने एसआईपी लगा दी वो तो रिपोर्ट में अगर आएगा तो वो तो अननेसेसरली में हाँ वो तो इस बार पैसा कम आया, जबकि उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, वो तो पूरा हो ही जाना है। नहीं वही चीज है, हमारा उस रिपोर्ट तो का एसआईपी और लमसम को सेग्रीगेट तो कर सके। हाँ जी, डेफिनेटली मैं इस पर डिस्कस कर लूंगा कि एसआईपी का इन्वेस्टमेंट और लमसम क्या है। बट बेसिकली उस रिपोर्ट का पर्पस इतना ही है कि हम लोग ये देख सकें कि क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट कितना कम नहीं किया या कम किया है, उसको फाइंड करना। बट हाँ एसआईपी के केस में एक बार डिस्कस करूंगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा और क्लियरिटी आ जाएगी कि अगर एसआईपी चल रही है तो फिर आपकी बात को ही रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज आप कह रहे हो ना, मेरे को बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्लाइंट ट्रेस करने जो लमसम में कम परचेज किया, एसआईपी में कम परचेज वाले तो मेरी रिपोर्ट ही लंबी कर दी आपने। आप 100 क्लाइंट दिखा रहे हो, मैं कह रहा हूँ उसमें सिर्फ 20 क्लाइंट होने चाहिए थे। ओके चलो बिल्कुल डेफिनेटली मैं इस पे एक बार डिस्कस करूंगा। ठीक है। मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था, वो हाँ एक ये रिपोर्ट है, आप लोग अगर ध्यान दिया होगा तो पोर्टफोलियो स्कैनर, ये जो रिपोर्ट है ये हमको हेल्प करती है कि डेफिनेटली आप आज की डेट में अगर हम 3-4 दिन पहले की बात करें, एक सप्ताह पहले की बात करें, मोस्टली पोर्टफोलियो 15% के ऊपर थे। जितने भी इक्विटी थे सब 15%, 18%, किसी में तो 25-30% भी मैंने रिटर्न देखा था। ठीक है, तो हमारे पास जो जितने भी इन्वेस्टर हैं सबका पैसा लगा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं मार्केट में किस तरह से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज हमको भी क्लिक करती है कि अगर मेरे 50% लोगों का रिटर्न्स 15 या 20% से ऊपर आ रहा है, तो 50% लोगों का उससे नीचे क्यों आ रहा है, या किसी का भी मेरा रिटर्न कम क्यों आ रहा है। और अपना टोटल एयूएम, हमारा बिजनेस का परचेस वैल्यू इतना है, करंट वैल्यूएशन इतना है, वन डे चेंज इतना है, टोटल बिजनेस का अपना CAGR हमारा 13 पॉइंट क्यों आ रहा है, ये भी कम से कम 16% होना चाहिए। हमको इसको भी बढ़ाना है, ये बढ़ेगा अपने आप ट्रेल बढ़ेगा और अपना बिजनेस, अपनी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरे ऐसे कितने क्लाइंट हैं। देखिए 54% भी दिखा रहा है, 48% भी दिखा रहा है, मगर कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनका रिटर्न 6%, 7%, एक का माइनस, वो तो खैर डेमो डेटा है। तो यहाँ पे आप सबके पोर्टफोलियो का एक बार पकड़ में आ गए, किसी का पोर्टफोलियो में वैल्यूएशन है, पैसा पड़ा हुआ है, अपना 3 लाख 4 लाख रुपया, 10 लाख 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बट रिटर्न आ रहा है 6%, 7%, तो
तो यहाँ पे टाइम है उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने का। हम दिखा सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे, किसी और ने गलती से देख लिया उसका पोर्टफोलियो, डेफिनेटली वो 100% आपके पास से चला जाएगा। तो या तो 5, 6, 10 करोड़ का पड़ा हुआ है, डेप्ट में डाला हुआ है, पूरा तो बात अलग है, पर डेप्ट में भी क्यों पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में डाल के हम इस CAGR को अपना बढ़ा सकते हैं। क्लाइंट का तो बढ़ेगा बढ़ेगा, अपना भी बढ़ेगा, दोनों का फायदा है। तो ये चीज आप यहाँ पे निकाल के क्लाइंट से डिस्कस करके उसके पोर्टफोलियो हम रिव्यू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट मेरे दिमाग में अभी आई तो मैंने आपको दिखाना जरूरी समझा, जो बिजनेस ग्रोथ में काफी हेल्प करती है। वो जो मिसिंग SIP आप दिखा है ना, वो रिपोर्ट में कितना दिन का SIP? 6 मंथ्स का, वो आपका मतलब लास्ट 6 मंथ्स का ही दिखाएगा ना? वो मिसिंग SIP में हमने सॉरी, यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, 6 महीने तक का पीरियड हम यहाँ ले सकते हैं। 6 महीने का, अब आजकल देखिए, पहले होता था SIP लगता था फिजिकल फॉर्म से, तो 3 महीना आपका अगर SIP बाउंस हुआ तो AMC अपने आप बंद कर देती थी। बट अभी जो SIP लग रही हैं वो लग रही हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से, BSE, NSE या MFU से, ठीक है। वो लोग एक तरह का ट्रिगर चलाते हैं और उनको मतलब नहीं होता है कि बाउंस हो रहा है तो अगले महीने इसको लगाना है कि नहीं लगाना है। तो वो 6 महीने तक की भी SIP आजकल 6 महीना जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक बंद नहीं होती है। तो इसलिए हमने 6 महीने तक का पीरियड रखा है, और अगर 6 महीने तक भी हम क्लाइंट को नहीं पकड़ पाए, उसकी SIP मिस हो रही है, तो डेफिनेटली क्लाइंट 100% या तो चला ही जाएगा। तो इससे वही पीरियड हमने सोच के रखा है कि क्लाइंट आपको पहले महीने में ही पता चल जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में, और क्लाइंट से डिस्कस हो गया तो उसके बेस पे हम जो भी डिसीजन लेना हम ले सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चंस अभी? कैन बी पोर्टफोलियो स्कैनर, पोर्टफोलियो स्कैनर आपका ऑफलाइन में भी है, सुशीता जी पूछ रही हैं, वहां पे भी देख सकते हैं, बट उसके लिए आपका AUM आपका रिकंसाइल होना चाहिए, तब वहां पे रिपोर्ट सही आएगी। हेलो सोनाली जी बताइए आप। हेलो सर, SIP माइनिंग में जो प्रोक्योर्ड वाला रिपोर्ट है ना, SIP माइनिंग में आपकी आवाज धीरे आ रही है। हेलो, SIP माइनिंग में SIP प्रोक्योर्ड रिपोर्ट है ना, SIP प्रोक्योर्ड वाला, हाँ हाँ, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे वो जनरेट करें? SIP प्रोक्यूर्ड, हाँ ओके। ये आपका आता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे कितने SIP आई हैं, नई SIP लगी हैं, उसकी रिपोर्ट ये यहाँ पे दिखाता है। ओके मेरे सर, पास डेटा नहीं होगा, नहीं तो मैं दिखा देता। सर लेकिन आज मैंने 1 अक्टूबर से अभी तक मैंने आज रिपोर्ट निकाला था यहाँ से, और ये महीने में हमने फ्रेश SIP रजिस्टर किए 200, लेकिन वहां पर डेटा शो नहीं हो रहा है। SIP नई SIP लगाई इस महीने में? हाँ 200 है उनका नंबर। डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि SIP रजिस्ट्रेशन होने में मतलब 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम लगता है, और कैंप्स कार भी वहाँ महीने में, इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट वीक में अपना क्रॉस चेक कर लिया कीजिए कि लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में कितनी SIP, जब मैं बता रहा था उस वक्त मैंने बोला था। लेकिन वहाँ पर लेटेस्ट नहीं मिलेगा क्या? लेटेस्ट मिलता है, लेटेस्ट मिलता है। मैं एक बार क्रॉस चेक भी करवा लूंगा। एक बार सपोर्ट पे मेल भी डाल दीजिएगा कि मेरा SIP में डेटा नहीं आ रहा है जबकि लगा है। नॉर्मली SIP का डेटा में हम लोग 10 से 15 दिन का टाइम लेके चलते हैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, क्योंकि आप BSE NSE में करते हो, वहां से फिर AMC के पास इंफॉर्मेशन जाती है, वो कैंप्स को भेजता है, फिर हमारे पास आती है। मींस मुझे लेटेस्ट वाला नॉर्मली डेटा नहीं मिलेगा, 2 हफ्ते नॉर्मली पहले 10 दिन में आ जाना चाहिए।
10 दिन में ना? हाँ 10 दिन में अब तक आ जाना चाहिए क्योंकि एंड हो रहा है। ओके। तो फिर भी एक बार आप सपोर्ट पे एक बार मेल डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 दिन में। क्योंकि ना सर अभी एसआईपी प्रोक्योर्ड, हेलो, एसआईपी प्रोक्योर्ड रिपोर्ट वहां पर आपने फिल्टर दिया स्टार्ट डेट से ना। समझो अभी मुझे सितंबर मंथ का एसआईपी रजिस्टर का रिपोर्ट निकाला है। आपको मैंने एक ये एसआईपी बिजनेस रिपोर्ट भी दिखाई थी। ओके, न्यू एसआईपी मुझे देखना है कौन से स्कीम में है। ये है ना, ये एसआईपी बिजनेस रिपोर्ट। ओके सर, लेकिन मुझे डिटेल्स रिपोर्ट चाहिए, उसमें क्लाइंट का नाम होना चाहिए एक ही रिपोर्ट में, स्कीम का नाम, अमाउंट। हाँ नहीं वो तो ये प्रोक्योर्ड से हम निकाल यहाँ पे भी आप इन्वेस्टर वाइज निकाल सकते हो। एसआईपी बिजनेस रिपोर्ट में लास्ट में देखिए इन्वेस्टर नेम वाइज है, लेकिन उसमें स्कीम नहीं है ना सर, खाली इन्वेस्टर। हाँ, मुझे स्कीम का नाम और इन्वेस्टर का नाम, अमाउंट, तो ये प्रोक्योर्ड रिपोर्ट में ये सब मिलता है ना एसआईपी माइनिंग। लेकिन सर उसमें प्रॉब्लम है, समझो अभी मुझे सितंबर मंथ का रिपोर्ट निकालना है न्यू एसआईपी रजिस्टर का। तो कैसे, क्या यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट है ना फिल्टर के लिए, बिल्कुल, तो कैम्स कैसे करता है एसआईपी रजिस्टर डेट मींस सितंबर का एसआईपी रजिस्टर, और स्टार्ट डेट में भी सितंबर रहता है कैम्स में। लेकिन कार्वी का रूल क्या है, कार्वी रजिस्टर डेट सितंबर और एसआईपी स्टार्ट डेट नेक्स्ट टीसीएस डेट रहता है ना, उसमें वो स्टार्ट डेट। बिल्कुल, तो मुझे ये चीजें वो हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से इसमें हैंडल करने में सक्षम है। एक मेल कर देंगे ना, आपका ये परसों तक डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए। हाँ गुड इवनिंग, दीपेंद्र जी विशांग से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ सर जी, मेरा एक क्वेरी है कि ये जो ब्रोकरेज जो रिपोर्ट है ना, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट से हमको एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है कि ये क्लाइंट नेम, फोलियो, स्कीम एंड वो स्कीम से कितना मिल रहा है ये रेट, वो पूरा उसमें मिल जाता है। अभी आज हम लोग ब्रोकरेज को लेके नहीं चल रहे हैं, ब्रोकरेज का आएगा तो उसमें पूरा डेफिनेटली पूरा डिटेल मैं आपको अलग से भी बता दूंगा। ओके है ना। अभी आज हम लोग बिजनेस एनालिटिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन है बताइए। अभी तो आपका जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो आपको 2-4 दिन और लगेगा समझने में। हाँ, नहीं, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। अभी हमको ये बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शंस ये पता चल गया, तो ठीक ही है सर जी। तो थोड़ा बहुत ये क्या बोले, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वो आप बात कर लेंगे हम लोग, और भी जो भी टॉपिक्स है उसको कवर कर देंगे। ओके। हेलो सर, अभी आपने बताया कि जैसे कि वो जो ट्रिगर होते हैं ना आजकल एसआईपी के बदले, तो वो रिपोर्ट्स अगर चेक करनी हो तो किधर से चेक करेंगे सर? देखिए एसआईपी जो चल रही है वो तो हमारी करंट एसआईपी में यहाँ आपको मिल ही जाना है। नहीं, वो ट्रिगर वाली नहीं मिलती है मेरे को। नहीं, देखिए बीएससी से जो आपके पास आता है ना, मैंने ट्रिगर वर्ड यूज किया, पर बीएससी उसका एसआईपी, क्योंकि वहां पे उसने कंफर्म कर लिया है, वो एज ए एसआईपी ही रजिस्टर करता है, पर वो ट्रांजैक्शन ट्रिगर करता है हर महीने। रहती तो एसआईपी है, पर एसआईपी के जैसे हम लोग एमसी में करते हैं, एनसी भी टिकट जनरेट करती थी, पर 3 अगर बाउंस हो गए तो वो अपने आप एसआईपी बंद कर देती थी। बट आजकल जो है, आप जो एसआईपी रजिस्टर्ड बीएससी, एनएससी, एमएफयू से कर रहे हैं, वो अपने आप बंद नहीं होती है। नहीं, वो तो मैं समझ गया सर, लेकिन अगर जैसे जो हम एमएफयू से कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे जो उसकी रिपोर्ट्स की हमारी कौन सी एसआईपी चल रही है, कौन सी बंद हुई या कौन सी हमने प्रिक्योर किया, वो रिपोर्ट हमें नहीं मिल पाती है। वो यहाँ से ये वही रिपोर्ट एसआईपी माइनिंग यहाँ पे खुला हुआ है ना, बिजनेस एनालिटिक के अंदर एसआईपी माइनिंग। हाँ, यहाँ पे आपको करंट रनिंग, फोर्थ कमिंग, प्री मैच्योर, टर्मिनेट कौन सी हो गई है, नई कितनी एसआईपी लगी पर्टिकुलर पीरियड में, ड्यू टू मैच्योरिटी यानी मैच्योर होने वाली कितनी है, और लास्ट में जो ऑप्शंस आ रहा है वो ट्रिगर वाली नहीं मिलती है सर इसमें, वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आप ये रिपोर्ट देखें ना, फोर्थ कमिंग एसआईपी नहीं आती है सर, ट्रिगर वाली नहीं आती है। जो ट्रिगर हो, जैसे जो आपने बोला एमएफयू से, मान लिया हमने जो शेड्यूल परचेज या किया ना, वही तो उसमें शेड्यूल परचेज बोलते हैं एमएफयू में। बिल्कुल। तो शेड्यूल परचेज की रिपोर्ट हमें नहीं मिल पाती। नहीं, वो वहां से वो लोग तो नहीं देंगे, नहीं, वो एसआईपी रजिस्टर्ड हुई है उसके बेस पे हम यहाँ फोर्थ कमिंग निकाल सकते हैं और हम अपने क्लाइंटों को इन्फॉर्म कर सकते हैं।
नहीं आती है सर, मैंने कई बार ट्राई किया, मैंने बताया भी, लेकिन वो मेल भी। एक बार मेरे को आप मेरे को अलग से एक बार दिखाइएगा। अच्छा, तो ठीक है ना, तो मैं एक बार देख लूंगा, समझा दूंगा कैसे क्या होता है। कांटेक्ट डिटेल सर। ठीक है सर मैं कांटेक्ट पूछिए डिटेल क्वेश्चन। दीजिए सर। मेरा नंबर लिख लीजिए 99। जी एक मिनट, जी सर बताइए बताइए। 997188 9977 997188 716। 9971 हाँ और 888 जी 716। 716। राइट, ओके सर, ठीक है मैं इस पे देखता हूँ। सर मैं पूछूं कुछ? हाँ बोलिए ना सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें प्योर स्टॉक एडवाइजरी नहीं कर सकते ना अपन? RIA का जो मॉडल है, स्टॉक एडवाइजरी, हाँ, हमको म्यूचुअल फंड चाहिए नहीं, म्यूचुअल चाहिए बट साथ में स्टॉक एडवाइजरी भी चाहिए कि हमने स्टॉक नहीं, आदमी को स्टॉक दिया है। एडवाइजरी तो इसमें नहीं है। स्टॉक एडवाइजरी में क्या चाहिए आपको? ये हम बहुत जन को बोलते हैं, किसी ने हमको 10 लाख रुपया दिया है तो हम उसको बोलते हैं कि आप ये 15 स्टॉक खरीद लो, ठीक है? ओके। जो क्लाइंट को मैनेज करने के लिए देते हैं हम्म, उसके रिपोर्ट जो बनती है या क्या, फिर हम नहीं रिपोर्ट्स तो आप बना सकते हो, पर 15 स्टॉक किस बेसिस पे आप बोलते हो खरीद लो? वो हमारी रिसर्च रिपोर्ट आती है उस पे बोलते हैं। तो फिर तो वहां से आप दे सकते हो ना। हाँ, क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करना है, वो डेफिनेटली आप इसके अंदर आप डेटा डाल दोगे तो करंट वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह सब यहाँ पे क्लाइंट को दिख जाएगा। कैपिटल तो गेन, पता है सर प्रॉब्लम क्या है ना, जाएगा। अरे हमने उन क्लाइंट को बोला 10 लाख का हम एडवाइजरी दे रहे हैं, हाँ, वो रिपोर्ट यहाँ से निकलेगी क्या? एडवाइजरी दे रहे हो तो आप नहीं, आप अपना क्वेश्चन ठीक क्लियर, मैं या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या आप नहीं बता पा रहे हो। क्लाइंट को मेरे को 10 लाख रुपया मेरे को क्लाइंट ने बोला है, मेरे को आपके पास पड़ा हुआ है, आप मेरे को स्टॉक्स बताओ मेरे, ठीक है? हमने क्लाइंट को 10 लाख के स्टॉक्स दे दिए, सपोज 5 स्टॉक दिए हमने, ठीक है ना, सबको इक्वल एलोकेशन दे दिया कि हर स्टॉक में 2-2 लाख रुपए डाल। अब क्लाइंट ने क्या किया कि उसने 2-2 लाख नहीं डाले, सब स्टॉक में 1 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो हम कॉन्ट्रैक्ट नोट चढ़ाएंगे इस सिस्टम में आपके, तो उसमें दिखाएगा कि 5 लाख कहीं एयू में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अज्यूम करेंगे कि वो 5 लाख रुपए कैश में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो हमें भी क्या चाहता हूँ कि हमने जो उसको बोला था क्लाइंट को कि आप 2-2 लाख डालो, आपने 1 लाख ही डाला है, जो उसका जो वेरिएंस रिपोर्ट है ना कि भाई आपका आपका डिप्लॉयमेंट बाकी है। समझ गया समझ गया। हाँ, नहीं वो चीज नहीं है अभी, वो चीज नहीं है। नहीं है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। हम लोग SIP का टारगेट अमाउंट रखे हुए हैं, इलेसिस का टारगेट अमाउंट रखे हुए हैं। बट जो आपका क्वेश्चन है कि भाई मैंने ओवरऑल उसको 10 लाख बोला, उसने 5 लाख ही डाला, तो एज्यूम कि 5 लाख उसके पास कैश में पड़ा हुआ है। वो चीज नहीं है, वो अभी नहीं है ना, ठीक है ठीक है, थैंक यू। कैश फ्लो नहीं है अभी, ठीक है। होप सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप कभी भी हमारे सपोर्ट पे मेल कर सकते हो। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। दीपेंद्र जी, जो हम ये सपोर्ट पे मेल करते हैं उसका कोई टिकट नंबर जनरेट नहीं करते हो आप? ये ना ही कोई उसका फॉलो अप लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? नहीं टिकट नंबर जनरेट होता है, और आप अपने लॉगिन में आप अपने लॉगिन से भी यहाँ पे हेल्प करके ऊपर जो बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, और अपनी मेल से भी आप भेजोगे तो आपको उसी मेल पे टिकट नंबर 100% आएगा। अगर टिकट नंबर नहीं आया है तो आप मुझे या किसी को भी आप बोल दोगे कि भाई मैंने मेल किया, टिकट नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब आपका अभी मेल सपोर्ट में नहीं गया है। सुनो तो सही, मैंने जो मेल किया ना 3 दिन पहले, हाँ, वो किया सपोर्ट को। हाँ, सीसी में है अनुज जी, हाँ, और साथ में है हरीश अरोड़ा। हाँ, मेरे को रिवर्ट ही नहीं आया किसी का, ना कोई टिकट नंबर जनरेट हुआ है। 3 दिन हो गए मेल किए, मेरी सेंट आइटम में पड़ी है। नहीं मैं
मैं हरीश से बोलता हूँ आपकी मेल को एक बार देखें। कभी कभी क्या होता है ना, स्पैम में चली जाती है तो नंबर जनरेट नहीं होता, वो फिर सपोर्ट भी नहीं देख पाता है। अगर आपको टिकट नंबर नहीं आया विद इन मिनट या 5 मिनट के अंदर, तो आप तुरंत अपने आरएम को फोन लगा दो कि भाई मैंने मेल किया, टिकट नहीं आया। तो वो फिर आपने सीसी में रखा ही है उसको, तो वो फिर स्पैम से हटवाएगा आपकी मेल और दोबारा उसको प्रोसेस करवाएगा। इसका कोई सोल्यूशन निकालो ना आप। हम हर मेल करें वो स्पैम में चली जाए, तो आप उसको या तो जैसे हम टिक करते हैं देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं सर, हम लोग कोशिश करते हैं, बट अगर फिर भी नहीं आया, सबसे बेस काम क्या है कि आपको टिकट नंबर आना चाहिए। और मैंने नहीं आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैंने 1 महीना पहले भी मेल लिखी थी, हरीश ने लिखवाई थी मेरे को मेल। अच्छा, हाँ याद आया मेरे को, उसने स्पैम से हटवाया था आपका मेल, पर उसका भी नहीं आया आज तक। ना कोई रिवर्ट आया, ना कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, ना कोई टिकट नंबर आया। कर लेता हूँ मैं एक बार हरीश से इस पे बात कर लूंगा। और हरीश जी को मैंने कल भी फोन किया, उन्होंने मैसेज डाल दिया आई विल कॉल यू बैक। मतलब अभी तक कोई कॉल भी नहीं आई है, फिर हमारे ही दिमाग से निकल जाता है। आप वो मेल मेरे को एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए deep@investwellonline.com पे। दीप लिख दीजिए, DEEP दीप। ठीक है, कोई उस पे कर दीजिए तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। आप वैसे इन्वेस्टवेल में क्या देखते हो? मैं इन्वेस्टवेल जब से है तब से मैं इन्वेस्टवेल में हूँ, तो सारा चीजें एक तरह से देख लेते हैं। मेन हमारा मार्केटिंग सेल्स है, ठीक है। सपोर्ट टीम वगैरह भी और सब भी बनवाया था स्टार्टिंग में, मगर सारा कुछ यहाँ पर आप मेन हमारा मार्केटिंग ही है। चलिए ठीक है। हेलो हेलो दीपेन जी। हेलो, हाँ बोलिए। दीपेन जी, बीएससी का जो ऑनलाइन ऑनबोर्ड करते हैं ना हम क्लाइंट को, हाँ बहुत ज्यादा इश्यूज है, उसको कैसे रिजॉल्व करें? बीएससी से बात करो तो वो बोलता है आप इन्वेस्टवेल से बात करिए। आप क्या एक बार मेरे को मंडे को दिखाइएगा। आपका नंबर किससे मिलेगा मुझे? मेरा नंबर मैं नंबर लिख लीजिए, मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। जी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। पहले ट्रांजैक्शन हो जाते थे, अब बोलता है कैम्स के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। मतलब इशू सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन ही नहीं है। नहीं देखिए, उसमें क्या हुआ है, लास्ट ईयर जो आपने यूसीसी बनाए थे, ठीक है, लास्ट ईयर बीएससी ने क्या बोला था कि सबके यूसीसी ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, यूसीसी बन जाता था कोरोना काल में, ठीक है। इधर इन्होंने क्या बोला है, जितने भी यूसीसी आपने बनाए हैं, ठीक है, उन सबका आपको उसका सबका आपको सिग्नेचर अपलोड, मतलब स्कैन कॉपी, फॉर्म के साइन स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अपलोड करने के लिए अपन एडिट करने जा रहे हैं। सुनिए तो सेकंड उसमें क्या देख रहा हूँ कि अगर आपने किसी का कोई ट्रांजैक्शन पिछले 6 महीने से नहीं लगाया, ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन लगाने जा रहे हैं तो बोलता है पहले फटका करो। ठीक है, अब फटका करने जाओ तो वहाँ पूरी डिटेल डालनी पड़ती है। वहाँ ये 2 चीजें मेरी नजर में अभी तक आई हैं जो मैंने देखा है कि अगर 6 महीने या जो भी पीरियड, अगर काफी गैप में अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया है आपने, तो वो फटका मांग लेता है। फटका की वजह से एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जितने भी लास्ट ईयर यूसीसी बने हैं सबका वो स्कैन कॉपी मांग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे ये बताइए, जब हर 6 महीने में क्या फटका देते हैं वेटिंग पीरियड का? ये तो नहीं, मुझे बताइए ना, कोई सॉल्यूशन है क्या? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, बट मैंने जो देखा है, कुछ लोगों का क्वेरी आया था तो उनका वही देखा कि अगर उनका गैप हो गया है ट्रांजैक्शन में, तो उन्हें वहां पे फटका की इंक्वायरी डाली है। आपने रीजन बता दिया, अपन सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, जब हम फटका करने जाते हैं मोबाइल ऐप से, ठीक है, फिर से पेन नंबर डालने का बोलता है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालने का बोलता है। वो तो बाय डिफॉल्ट उठाइए, वो बीएससी बाय डिफॉल्ट उठाइए ना, जैसा हम सिस्टम से उसको मेल करते हैं ना ऑथेंटिकेशन का।
आप चलो ऐप में क्यों नहीं दे एक रहे बार हो? जब हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को लेंगे तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट वो बीएससी में भी करने जाएंगे ना, तो आपको पैन नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, पेन नंबर तो डाल देते हैं, बाकी डिटेल्स, एड्रेस भी डालना पड़ता है। वो एड्रेस तो सारा सिस्टम कुछ से उठाए ना। डालना। फटका का मतलब क्या हुआ सर? अगर मैं पीछे से उठा लूंगा तो फटका का मतलब क्या हुआ? चलिए ओके, हम एग्री है सब कुछ डालने के लिए, ठीक है। नहीं अब मतलब हम सिंपल सी बताइए, बात मैं है, कहीं पे भी फटका करेंगे तो पूरा डिटेल शुरू से मांगेगा। मैं आपको एक केस बताता हूँ, पर्टिकुलर किसी एक केस पे बात करते हैं, क्योंकि एक केस से ही तो सारी चीजें हाँ बनेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस पे ना अलग से एक बार बात कर लेंगे, आप सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। मेरे एक क्लाइंट का कई दिनों से ट्रांजेक्शन हो रहा था ऐप के थ्रू, ठीक है, परचेस, रिडीम, स्विच सब कुछ हो रहा था। अब अचानक से वो जो अभी नई गाइडलाइंस आई है एसआईपी की, उसके हिसाब से बीएससी ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई हमने अभी तक कर दिए, अब नहीं होंगे, अब आपको फिर से सिग्नेचर और चेक इमेज अपलोड करना है, ठीक है। अब हम अपलोड करने जा रहे हैं, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे ना, फटका वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने का बोलेगा। वहां हम नॉमिनी वाले कॉलम पे जा रहे हैं, वो माइनर पे अटका हुआ है, और अपने सॉफ्टवेयर में उस माइनर की जगह अपन ने मेजर किया, क्योंकि नॉमिनी मेजर है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ डालने का बोल रहे हैं, वो ले ही नहीं रहा डेट ऑफ बर्थ। नहीं ले एडिट ही करने नहीं तो रहा है, नहीं दे रहा है बीएससी, एडिट करने तो नहीं दे रहा, जो पुराने यूसीसी हैं एडिट सर करने एडिट थोड़ी करना है। बीएससी पे भी ट्राई करेंगे ना, आप बीएससी के साइट पे भी जाएंगे तो वो वहां पे डालने का डिटेल नहीं दे रहा है। एक बार हम इसको अलग से एक बार देख लेंगे, एक बार मैं आपको सिस्टम लेके ना केस टू केस एक बार देख कैसे लेंगे। करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा ना, जब तक आप नॉमिनी डिटेल नहीं डालेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो कैसे आप सिग्नेचर इमेज और चेक इमेज अपलोड करोगे? आप मेरे को ना, मैं मंडे, अपना नंबर बोलिए। 9926 9926 49 49 2515। एक बार मंडे को हम लोग बात करते हैं। आप मुझे कॉल बैक करिए, इसको रिजॉल्व करिए, बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही है ना। ठीक है। इसके अलावा अभी किसी सज्जन ने जो बोला है ना, बेल का टिकट नंबर नहीं आता, ये इशू है, इसको आप अपने बिल्कुल सही, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि स्पैम में चला गया और ये हो गया और आप हमें कॉल सर करिए। मैं तो रीजन बता रहा हूँ कि क्यों होता है, नहीं तो वहां से रीजन सॉल्यूशन नहीं है ना सर, रीजन सॉल्यूशन हम ये नहीं पूछ रहे ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये नहीं पूछ रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, उसके लिए आपको सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ना? बिल्कुल ठीक। तो ये इसको सॉल्व करिए। दूसरा, पहले अनुज से बात हो जाती थी, अनुज जी आजकल फोन नहीं उठाते, कॉल बैक नहीं करते, तो आरएम कौन है, कभी समझ में तो आए हमारा आरएम कौन है? मैं बात आपको बेचा किसने था? जिसने पीओ फॉर्म आपसे लिया होगा? मुझे कुमार ने किया। हाँ तो कुमार आपका आरएम है। अब कुमार छुट्टी पे 8 दिन के लिए, अब किससे बात करूँ? तो आप सपोर्ट में मेल डाल दीजिए और कॉल बैक के लिए उसमें नंबर डाल दीजिए, तो आपको कॉल बैक आएगा। सेकंड पर्सन आप रखिए ना, अपॉइंट करिए ना, कि इनकेस हमारा आरएम ड्यू पर है तो एक सेकंड आरएम का नंबर हमें प्रोवाइड कराइए कि हमें इस बंदे से बात करनी है। चलिए ठीक। हर छोटी छोटी चीज के लिए मेल थोड़ी डालेंगे। अब हम यहाँ अटक गए, हाँ अटक गए तो उसका स्क्रीनशॉट लेते बैठे और फिर आपको मेल डाले, फिर आपका टिकट नंबर जनरेट नहीं हो रहा है ना, तो ये सब चीजें दिक्कत है। ठीक है चलिए सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हूँ, तो आज का ये रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे? ठीक, ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, ये मैं कह रहा हूँ सर कि मैं आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ। हाँ मैं सुन लिया सर, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगा। जी जी। तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। होप कुछ आपको हेल्प मिली होगी आज के सेशन से, जिसको हम यूटिलाइज करके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।